वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग देख रहे हैं और ये उसका सेकेंड लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहाँ से छोड़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। कहाँ छोड़े थे? इमेज फॉर्मेशन। किस चीज़ के थ्रू? प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा था। अब वहाँ से थोड़ा सा रिकैप करते हुए फिर आगे की बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे थे। सो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था? डिफिनेशन इसकी थी कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अपॉन एनी प्लेन surface which is polished from one side and after being incident upon the surface returns back to the same medium, then this phenomena is called reflection of light. So उसमें दो तरह का आपने सरफेस देखा था। एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस था, ओके, और एक थोड़ा सा मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा रफ एंड कोर्स है, ओके। सो इसमें क्या था? जो भी रे ऑफ लाइट फॉल कर रही थी वो बिल्कुल रेगुलर वापस चली जा रही थी, ठीक है। पिछले वीडियो में जाकर आप ज़रूर देख लें इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये इंसिडेंट हुई जितनी भी रे ऑफ लाइट वो वापस चली गई, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आप देखिएगा इसका कॉज भी हमने बताया हुआ था। जब कोर्स सरफेस हो तो जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, देखिए ये रे ऑफ लाइट अगर पैरेलली फॉल कर रही है जैसा कि उस केस में हुआ है, अगर ये रे ऑफ लाइट पैरेलली फॉल कर रही है सभी, ओके, ऐसे फॉल कर रही है, लेकिन ये मुड़ती है अजीब ढंग से, इसका कुछ अता पता नहीं है, कुछ ऐसे चली जाती है, कुछ इधर उधर भाग जाती है। इसका भी हमने रीज़न वहाँ पर क्लियरली बताया हुआ था कि पार्टिकल का ओरिएंटेशन या डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, देयरफॉर ये किधर भी मुड़ जा रही है। और इस तरह के जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोगों ने क्या कहा था, क्या नाम दिया था? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पिछले वीडियो में जाकर इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाउ पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था, उस लेक्चर में ये भी क्लियर किया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करके कैसे हम मिरर से इमेज बना रहे थे, ठीक है। क्या देखा था हम लोगों ने कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऐसा फेस जो है उसका हमने ये वाला पोर्शन डार्क कर दिया था और ये एज इट इज़ छोड़ दिया था। मान लीजिए ये वहाँ पर खड़ा होकर अपना इस मिरर के अंदर फेस देख रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करके मैंने बताया था एक रे ऐसे आ रही है जो आपको उस पर नॉर्मल खींच दीजिए और उतने ही एंगल से बना लीजिए उसका रिफ्लेक्शन का रे, ओके। एक रे ये आई, ये एंगल I1 और ये रिफ्लेक्शन है, देयरफॉर R1। और दूसरी रे कुछ ऐसे आ रही है उसके फेस से, ठीक है। वहाँ भी एक खींच लीजिए आप नॉर्मल और वहाँ बना लीजिए ऐसा। सो ये क्या हो जाएगा? एंगल I2 हो जाएगा ये, और दिस इज एंगल R2। किस लॉ को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ये कहीं आपस में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीधी लाइन खींचिए, जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये कहीं जाकर यहाँ मीट करता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। इफ़ दिस इज़ द डिस्टेंस x देन दिस इज़ आल्सो x, ठीक है। मैंने ये कहा था डार्कर इसलिए कि जो इधर राइट में है वो इधर लेफ्ट में दिख जाता है, ओके। इज़ दैट क्लियर? सो मैंने लैटरल इन्वर्जन का भी केस आपको बताया हुआ था, और ये भी बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी मिरर की होगी, इमेज की उतनी ही दूरी मिरर से हो जाएगी, ओके। लैटरल इन्वर्जन के केस में ये बताया था कि जो आपका मिरर में लेफ्ट पोर्शन है, मान लीजिए ये आपका राइट पोर्शन है
आप हैं, ये आपका एक्सटेंडेड मैंने फिगर बना दिया, ये आप हैं और मैंने एक्सटेंडेड एक फिगर बनाया, पिछली वीडियो में भी बनाकर दिखाया है। यहाँ आप खड़े हुए हैं और ये सामने आपके ये मिरर है। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर, जिसका एक साइड पॉलिश्ड है। मैंने जानबूझ के ये दिखाया है। लाइए इसको एक साइड से पिंक कर देते हैं। ये आई आप जो राइट साइड में पड़ने वाली आई है उसको पिंक कर लीजिए। ये हमने पिंक कर दिया, ये लीजिए, ठीक है। और जो राइट साइड में पड़ने वाला हैंड भी है उसको भी हमने पिंक कर दिया, ये लीजिए, ठीक है। और जो लेफ्ट में पड़ने वाला है वो एज इट इज़ वाइट छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ जब वो पूरा साइड ही कर रहे हैं तो एक साइड पूरा हम पिंकिश ही ले लेते हैं, ये लीजिए, हमने पिंकिश बना लिया। ये आप उसका जो फिट है उसको भी आप पूरा पिंकिश कर लीजिए। ये आपने पूरा पिंकिश कर लिया। ये नाउ रेज ऑफ लाइट जब इस पर फॉल करती है, ओके, सो वो फॉल करने के बाद मान लीजिए एक यहाँ गई और ये वापस ये नॉर्मल से सेम एंगल ऑफ I1 और ये एंगल R1, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ओके। और इस पोर्शन से कहीं से भी एक रे फिर उसी तरह गई और आपने उसे वापस कर लिया। ये थोड़ा तिरछा आएगा, नहीं तो एंगल ऑफ नॉर्मल से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर दिस इज I2 एंड दिस इज एंगल R2। अब इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए। ये देखिए कहीं भी खींच कर ले जाइएगा ये मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा, पैरेलली इधर भागता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर इसको पीछे की तरफ ले जाइएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट कीजिएगा, तो ये जो नॉर्मली फॉल कर रहा रे ऑफ लाइट है वो क्या होगा, वापस चला जाएगा और इस तरफ ये दूसरा जो है आपको बनता हुआ ये दिखाई दे रहा है, ओके। उसी तरह ये जो लाइन है जो नॉर्मल रे है वो जा रहा है और उसी लाइन पर वापस आ जा रहा है। नॉर्मली अगर किसी सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करता है। अब इसको पीछे ले जाइए थोड़ा सा, ओके, और ये यहाँ से मिला दीजिए। ये क्योंकि ये एक्चुअल मीटिंग नहीं है पॉइंट, रेज की एक्चुअल मीटिंग पॉइंट नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो जा रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। याद रखिएगा रियल इमेज तभी बनता है जब रे ऑफ लाइट आपस में एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर नॉर्मली जाके, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जाके अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका बन जाता है। लेकिन जब वो आपस में मीट नहीं करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर अपीयर होते हुए नज़र आते हैं, जैसे इस केस में मीट नहीं कर रहा है, अपीयर होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये दोनों केस हमने वहाँ पर बताया हुआ था। पिंक से इसलिए दिखा रहे हैं कि जो इस साइड से आपका राइट बन रहा था वो देख लीजिए, ये जो राइट है वो एक्चुअली लेफ़्ट है। अब देख लीजिए आप, जो यहाँ राइट बन रहा था वो एक्चुअली अब लेफ़्ट हो गया है, ओके। और ये पूरा पोर्शन पिंक से था, देख लीजिए वो एक्चुअली अब लेफ़्ट में चला गया है, ओके। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है यहाँ पर कि जो मिरर के इस साइड जो राइट पोर्शन है इमेज में वो लेफ़्ट पोर्शन बनता हुआ दिखाई देता है। मैंने वहाँ पर भी क्लियरली ये चीज़ समझा दिया था। सो इसमें अब कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ये x डिस्टेंस है और जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनता है। चाहे ये केस ले लीजिए चाहे वो केस लीजिए। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने दिखाया था और ये क्या है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, फैली हुई कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। सो इस केस में भी आप देखिए कहीं भी ये रे मिलता हुआ नहीं दिखाई देता है,
बट अगर आप यहाँ अपनी आइज़ रख लेंगे तो ये ऐसा अपीयर होता है कि इधर तो नहीं मिल रहा है लेकिन उस साइड मिरर के, और मिरर तो एक फ्लैट सरफेस है, सॉलिड है और उससे लाइट पास नहीं करती है, लेकिन आपने क्या किया है उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है और वो कहीं जाकर मीट कर रही है और यहाँ आपने आई रखा, इसलिए ये जितना भी इमेज है वो क्या है, वर्चुअल बन गया है इस केस में। नाउ मिरर से इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज एक्स आई इज एक्स। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू समझते हैं, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको अब थोड़ा सा इस पर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, या तो उस पर लाइट खुद प्रोड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी हो, या लाइट उस पर फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होती हो और किसी सरफेस से जाकर टकराकर, यानी इससे रिफ्लेक्ट हुई फिर कहीं जाकर टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सो इसे ऑब्जेक्ट ओ का नाम दे देते हैं और ये इमेज बन रहा है, इसे आई का नाम दे देते हैं ये। देयरफॉर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, याद रखिएगा फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इसको एक्स ओ बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से देखें, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स ऑफ ए किसके डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमने इसको मान लिया है फिलहाल। क्यों, क्योंकि रेज जो है वो इसी डायरेक्शन में जाती है। देखिए इस डायरेक्शन में जा रही है फिर लौट के आ रही है, पहले किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हुई फिर वहाँ से निकली तो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले गई फिर मुड़ के आएगी, पहले जा रही है एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज एक्स पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, क्या है ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, दैट इज माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि देखिए पहले रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, जा रही है इस डायरेक्शन में और फिर इधर रिटर्न होते हुए दिखाई दे रही है। देयरफॉर अगर आप यहाँ से देखेंगे इस पोर्शन से तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स ओ। कितना है ये, एक्स आई ऑलरेडी माइनस एक्स है और ये माइनस कितना है, एक्स है। देयरफॉर दोनों मिलाकर 2x हो गया। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आपने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, ये डिस्टेंस बताने के लिए। ठीक है, अगर वही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज होता तो ये क्या हो जाता, x ऑब्जेक्ट हो जाता माइनस x इमेज हो जाता। देयरफॉर ये क्या हो जाता, पॉजिटिव है दिया हुआ, ये माइनस और ये नेगेटिव दिया हुआ है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से उसको निकाला है। देयरफॉर दिस इज 2x। सो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, और ये इमेज से जब आप करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू, तो जस्ट थोड़ा सा प्लस और माइनस साइन का ही सिर्फ चेंजिंग है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। सो एक तो ये हो गया, पहली मैथमेटिक्स ये हो गई। सो अगर ये दिया हुआ है कि ये 2 मीटर पर है तो ये क्लियरली आपको पता है कि ये भी 2 ही मीटर पे होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे तो सीधे सीधे आप ये वैल्यू डालेंगे निकल जाएगा, बट कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो आपको पर्टिकुलरली ये निकाल के दिखाना होगा और डायरेक्शन का पता कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे सिंपली जोड़ भी दीजिएगा तो अरे मिरर से ये दूरी इतनी है और मिरर से सेम दूरी उतनी ही होगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
मैंने उसके तमाम एस्पेक्ट्स को समझाने की कोशिश की है। अब दूसरी चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इसी में न्यूमेरिकल एक इस तरह का भी आता है कि अगर ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि ये जितना चलेगा उतना ही ये भी, इसके ऑब्जेक्ट जितना क्लोज मिरर के जाएगा इमेज भी उतना ही क्लोज मिरर के आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर भागना शुरू करेगा तो ये भी जो इमेज बन रहा है वो भी अवे फ्रॉम द मिरर चला जाएगा। तो उस केस में टाइम तो लैप्स होगा, दोनों के लिए टाइम तो बराबर होगा, जितना देर में ये इधर भागेगा उतना ही देर में उतनी ही दूरी वो उधर भी चला जाएगा। देयरफॉर आप देखिए कि अगर टाइम के साथ इसको हम मैनेज करें तो एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टी किस चीज़ को बता रही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को बता रही है। एंड उसी टाइम में एक्स ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड या वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में एक ही बात है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज बता रही है। सो अगर दिए हुए टाइम में दोनों मूव कर रहा है तो वो वेलोसिटी का केस हो जाता है। और वेलोसिटी के केस में क्या है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसे वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। देयरफॉर आप इसी को लिखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर दोनों क्लोज जा रहे हैं उस केस में तो फिर से इसी डायरेक्शन को आप चुनना पड़ेगा आपको। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इसको हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव। और ये जब जितना करीब जाएंगे वो इतना करीब इधर आएगा, इस साइड आएगा। तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वी। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर माइनस वी कितना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज माइनस 2v। लेकिन अगर ठीक उल्टा निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज निकालना हो, देयरफॉर दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वैल्यू डाल दीजिए, v माइनस v कितना हो गया 2v। सो दोनों तरह का मैंने बता दिया है। ये केस एक्सेलरेशन में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। लेकिन चलिए वेलोसिटी तक ही हम लोग अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। अगर इसी वेलोसिटी को फिर टाइम के रेस्पेक्ट में देख लीजिएगा तो एक्सेलरेशन की केस में भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द केस ऑफ प्लेन मिरर था। अब हम लोग कर्व्ड मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर को। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर यानी मिरर जो किसी दिए हुए हॉलो स्फेयर का पार्ट है। एक हॉलो स्फेयर जो किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, उसका पार्ट है। पार्ट का मतलब है कि दिए हुए हॉलो स्फेयर में से कोई पार्ट आप कट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया। ओके, सो जब ये कट पार्ट का, कटे हुए टुकड़े का एज अ मिरर आप इस्तेमाल करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। सो आप देखिए, जब आप इस पोर्शन को इस दिए हुए स्फेरिकल मिरर से काट के अलग कर लेते हैं तो वो कुछ ऐसे शेप का दिखने लगता है। ओके, अब क्या है, ये कर्व्ड पार्ट है और कर्व्ड पार्ट में दो पॉसिबिलिटी है। एक ये कि या तो आप बाहरी पोर्शन को क्या कीजिए, पॉलिश कर लीजिए और कर्व्ड इनसाइड पार्ट जो है उसको एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ कीजिए। कैसा, ऐसा, यानी बाहरी पोर्शन को आप पॉलिश कर दीजिए। जनरली सिल्वर कोटिंग होती है और उसके ऊपर पेंट चढ़ाया जाता है, जैसा कि प्लेन मिरर के केस में मैंने बताया हुआ है कि सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। और पेंट क्यों चढ़ा दिया जाता है, ताकि वो कोटिंग उखड़ ना जाए। देयरफॉर अगर बाहरी पोर्शन पॉलिश कर देते हैं और कर्व्ड इनसाइड पार्ट को देख लीजिए, इनसाइड पार्ट, अगर इनसाइड पार्ट जो है गिवन इस टुकड़े का, अगर इनसाइड पार्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करते हैं, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप अगर यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? फिर से समझ लीजिए, किसी दिए हुए हॉलो स्फेयर के एक पोर्शन को या किसी पार्ट को कट करके आप उसे अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद
अगर आप उसके बाहरी पोर्शन को, ये वाला जो कर्व्ड आउटसाइड पार्ट है, उसको अगर आप पॉलिश करके और कर्व्ड इनसाइड पार्ट को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कनकेव मिरर कहलाता है। इज दैट क्लियर? सो इंटरनल देख लीजिए, जो मुड़ा हुआ है उसके अंदर वाला हिस्सा, बाहर नहीं, इंटरनल पार्ट को आप इनसाइड कर्व्ड पार्ट को जब यूज़ करते हैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ यहाँ से क्लियर कर देना चाहते हैं आपको। देख लीजिए, ये एक हॉलो स्फीयर है और ये उसका सेंटर है। सो इस सेंटर को सी लेटर से डिनोट करते हैं एंड दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इज दैट क्लियर? और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पोर्शन को टच करने वाली लाइन वो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर के किसी भी, ये जो आउटर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, अगर ये सर्कल है तो सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस होता, ठीक है। सो ये स्फीयर है तो उसके किसी भी बॉडी पोर्शन को यहाँ जाकर एज पर जब टच करती है तो उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसे जनरली आर लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। देख लीजिए, इसी हॉलो स्फीयर से आपने काट कर ये अलग कर लिया है। ओके, सो जब भी आप अलग कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये भी कहीं पर अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहा होगा। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मैंने लाइन नहीं खींची है, उसका कारण यह है कि जब भी इस तरह के मिरर की हम बात करते हैं तो उसमें पोल को लोकेट करना होता है। क्या है ये पोल? जब आपने ये पार्ट काट लिया, कट करने के बाद ये पोर्शन आपको मिल गया, इसका एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल मिडिल पॉइंट खोजिए, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके, सो इस पोर्शन का एग्जैक्ट जो मिडिल पॉइंट या ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड पोल। यानी इस दिए हुए बॉडी में आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से वो बॉडी इधर की तरफ हाफ हो जाए और ये इधर की तरफ हाफ हो जाए, यानी वो पॉइंट इस पूरे पोर्शन को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता हो। देयरफॉर वो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है पोल कहलाता है और उसे पी लेटर से डिनोट करते हैं। अब आइए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम हो गया, वो तो पहले से मालूम है दिए हुए हॉलो स्फीयर से, और दूसरा क्या मालूम हो गया हमें? अब पोल मालूम हो गया जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस कर्व्ड पार्ट का, जो आपने उस स्फीयर से काट के अलग किया था। एक लाइन जो उसको दोनों को क्रॉस कर जाए, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गुजरती है और पोल को जाके टच कर देती है या कनेक्ट कर देती है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? क्योंकि यह वो मेन एक्सिस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट को डालकर उसकी इमेज कैसी फॉर्म करेगी वो आप पता करते हैं, यानी एक तरह से ये मेन लाइन है उसका। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ज्वाइंस पोल। वैसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पोल को जाकर मिल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसी तरह ये तो हो गया कौन सा? कनकेव मिरर हो गया। अगर एक और पोर्शन आप काट लें कुछ ऐसे, लीजिए मैंने काट दिया। इज दैट क्लियर? और काटने के बाद अगर आप उसके, मैं उस कट पोर्शन को ऐसे यहाँ पर बना देता हूँ, अगर आप उसके इनर पोर्शन को इस बार पॉलिश कर लेते हैं, ये रहा उसका इनर पोर्शन, आपने उसको पॉलिश कर लिया, और जो कर्व्ड आउटसाइड पार्ट है उसको अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ कर लिया,
ये क्या हो गया, कर्व्ड आउटसाइड पार्ट, उसको आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ कर लिया। तो ऐसा मिरर क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है ऐसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसका भी जो एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल जो मिडिल पॉइंट होगा, एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल जो ऐसा सेंटर होना चाहिए जो दोनों पोर्शन को, यानी अप पोर्शन और हाफ पोर्शन को दो बराबर इक्वल हाफ्स में बांट देता हो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। यानी वो एक तरह से दिए हुए कट पार्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इज दैट क्लियर, एकदम मिडिल पॉइंट है वो, ठीक है। और आप देख लीजिए, आपने काट के यहाँ से अलग किया है ना उसे, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, यानी जिधर पॉलिश्ड पार्ट है उधर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा इस बात को, अक्सर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें क्या है, जिधर आप रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का यूज़ कर रहे हैं उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इस लाइन को जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाती है, इस केस में भी उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ही कहते हैं। सो ये दोनों मिरर में पोल भी आपको पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पता होना चाहिए, और दोनों ही किसका पार्ट है, स्फेरिकल जो हॉलो स्फेयर है उसका पार्ट है, इसलिए इसका नाम स्फेरिकल मिरर दिया गया है। यानी जब किसी हॉलो स्फेयर का कोई ऐसा पार्ट एज अ मिरर यूज कर लिया जाए तो उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कितने टाइप का हो गया, एक टाइप ये है जिसमें आउटसाइड पोर्शन, कर्व्ड आउटसाइड पोर्शन आप पॉलिश कर देते हैं और इनसाइड पोर्शन को एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करते हैं, वो कनकेव मिरर कहलाता है। और जब कर्व्ड इनसाइड पोर्शन को पॉलिश कर देते हैं और आउटसाइड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। सो पहला टाइप का मिरर कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। चूंकि ये कर्व्ड है, फ्लैट नहीं है, वहाँ पर प्लेन मिरर कहते थे, यहाँ पर आप कर्व्ड मिरर भी कह सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। कर्व्ड पोर्शन है इसलिए कर्व्ड कहते हैं, ठीक है। जब एकदम फ्लैट सरफेस होता था उसे प्लेन मिरर कहते थे। अब आइए दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक साथ कंपेयर करके समझ लेते हैं। सो हमारे पास कितने टाइप का स्फेरिकल मिरर हो गया, दो टाइप का मिरर हो गया, एक हो गया कनकेव और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर। नाउ दोनों के प्रॉपर्टीज को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। ये लीजिए हमारा कनकेव मिरर, आउटसाइड पोर्शन पॉलिश्ड है और इनसाइड आप एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर रहे हैं। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और यहाँ पर एक ये इनसाइड पोर्शन उसका पॉलिश्ड और आउटसाइड एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कहते हैं वो आपको अब मालूम हो चुका है। नाउ रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए दिए हुए मिरर पर इंसिडेंट होती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलते हुए दिए हुए मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है। देख लीजिए रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई आपको दिखाई देती है एंड प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट लाई करता है, ठीक है।
सो जितनी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई इस दिए हुए कनकेव मिरर के सरफेस पे, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह पर इकट्ठा होती हुई नज़र आ रही है और उसको कट करके वहाँ से निकल रही है। इस पोर्शन को या इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा फोकस। आप इसे डिसाइड कर लें, ये फोकस हो गया। सो इस केस में क्या होगा? यहाँ तो इस पोर्शन को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, आउटसाइड पोर्शन यूज़ कर रहे हैं। सो अगर ये रे ऑफ लाइट इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुड़ेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, ठीक है। सो अगर इसको आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाती हुई नज़र आ रही है। ये भी रे ऐसे गई है और ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। अगर इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो ये भी उसी पॉइंट से होती हुई जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ क्या था कि यहाँ रियली रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर रियल सेंस में मीट कर रहे हैं। यहाँ इस दिए हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्रॉस करके उस पार नहीं जा सकते हैं, आपने उसे पीछे की तरफ खुद से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन वो सारी रेज एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस पॉइंट को जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसका हो या उसका केस हो, सारे केसेस एक जैसे हैं। रेज चाहे जितने भी आप ले लें, सबको वैसे ही जाना है, ठीक है, सबको वैसे ही निकलना होगा। पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे वो वैसे ही चला जाएगा। ओके, सो ये वही जाएगा। सो इसमें कोई हेजिटेशन आपको नहीं रहनी चाहिए। ओके, ये रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, ये रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया, ये इंसिडेंट हो रहा है ऑन द गिवन कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब जब आप इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए, ठीक है, खुद को यहाँ पर प्लेस कर लीजिए, तो आपको ऐसा फील होगा कि रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट हो रही है, उसके कारण जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको मल्टीपल डायरेक्शन से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इज दैट ओके? देख लीजिए, एक इस डायरेक्शन से आ रहा, दूसरा इस, तीसरा इस डायरेक्शन से और चौथा इस डायरेक्शन से, और ऐसा न जाने कितने और डायरेक्शन से आ रहा होगा। अगर ऐसे लेके जाएंगे वहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। सो इस पॉइंट पर जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज एक्यूमुलेटिंग, यानी जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम मेनी डायरेक्शन। यानी रेज जो हैं बहुत सारे डायरेक्शन से आपकी तरफ कहाँ खड़े हुए हैं? फोकस पर खड़े हुए हैं, उधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देयरफॉर ये इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेज का एक तरह का मीटिंग पॉइंट है और उस मीटिंग पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं। और उसी कारण से इस दिए हुए कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? वो है कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा नाम क्या है इसका? कन्वर्जिंग मिरर। कारण आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर मल्टीपल डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन के बाद रेज इकट्ठा होते हुए एक जगह मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पॉइंट को कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं, जहां पर वो मिलता है, और इसी कारण से इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे, खुद को यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि रेज आपसे अवे जा रही है और मल्टीपल डायरेक्शंस में जा रही है। यहाँ क्या था? रेज मल्टीपल डायरेक्शंस से आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ मल्टीपल डायरेक्शन में अवे जा रही है आपसे। देयरफॉर ये पॉइंट जो है क्या हो गया? ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है जहाँ से रे डाइवर्ज कर रही है। सो ये डाइवर्जिंग पॉइंट हो गया, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है।
और अक्सर कॉन्वेक्स मिरर नहीं कह के दोनों का सेकेंड नेम से उसका नेमिंग किया जाता है, यानी कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे सेंसेस को और समझने हैं, आइए उसको भी समझ लें। दोनों को फिगर में फिर से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि इसी पे मैं बताता तो ये काफ़ी दोनों फिगर पे एक साथ बताने पर काफ़ी ओवर राइटिंग हो जाती, इसीलिए फिर से मैं बता रहा हूँ। ये लीजिए, पहले मैं छोटा सा स्फेरिकल मिरर में बना लेता हूँ। मानकर चलिए कि ये पोर्शन आपने काट के यहाँ यूज़ कर लिया। ओके, और ये रहा उसका पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेके दिए हुए हॉलो स्फीयर के बॉडी को टच करने वाली लाइन। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोर्शन ऑफ द गिवन स्फेरिकल बॉडी। ओके, सो वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिए हुए स्फेरिकल जो पार्ट है उसको टच करती हो, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब जो भी रेज पैरेलली इस पर फॉल कर रही थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाती थी, यानी इंसिडेंट होने के बाद वो कहाँ से निकल जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस से, उससे निकल जा रही है, उसे हम क्या कहते थे, फोकस कह रहे हैं। अब फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। फोकल से पोल की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, फोकल लेंथ। इज दैट क्लियर? और उसे एफ लेटर से डिनोट करते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए ये पोर्शन काट के आपने यहाँ पर उसे यूज़ कर लिया है और कर्व्ड इनसाइड पोर्शन पॉलिश कर लिया है, और ये आपका रहा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और जो भी रेज इस पर फॉल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रही है, वो अगर पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हुई नज़र आ रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, फोकस कहलाता है। नाउ जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, क्या कहलाता है ये, फोकल लेंथ कहलाता है। सो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको बिल्कुल रहनी चाहिए, कौन से डिस्टेंस को क्या कहते हैं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो दूरी है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। और दोनों ही मिरर में ये एक ही बात कहलाती है और एक ही तरह से मेज़र करने का तरीका है। इज़ दैट क्लियर? सो अब इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है तो दोनों में दिए हुए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली एक चीज़ प्रूव्ड है, एंड वो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन शॉर्ट अगर इसको लिखें तो R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। ये आपका मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने जा रहा है। दैट इज R इज इक्वल टू 2F। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R अपॉन 2। ये मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली भी बिल्कुल इसका प्रूफ लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ है और मैथमेटिकली भी प्रूव्ड है। लेकिन आपको
आपके लेवल पे इसकी प्रूफिंग नहीं पढ़नी है। देयरफॉर हम भी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको सच में रिक्वायर्ड होगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर इसकी डिमांड कर सकते हैं। मैं कोई दूसरा वीडियो बनाकर फिर इसकी डिटेलिंग और इसके प्रूफ के बारे में आपको बता दूंगा। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। एपर्चर ऑफ द मिरर, एपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ओके, सो ये अचानक से मुझे अभी ध्यान में आ गया। मानकर चलिए कि ये हमारा जो हॉलो स्फीयर है उससे आप कोई पार्ट कट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने पार्ट कट कर लिया, ये हो गया हमारा। अगर बाहर से पॉलिश कर लिया तो कनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया हमारा? ये कनकेव मिरर हो गया, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के तौर पे भी जानते हैं। और उसका एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पोल हो गया, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द गिवन पोर्शन। नाउ दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। अगर जितना पार्ट आपने कट किया है, अगर ये पूरा पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज हो रहा है तो इसे एपर्चर कहेंगे। द पोर्शन of the mirror through which reflection is taking place is called aperture। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर पूरा पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन एपर्चर कहलाएगा। मान लीजिए कि ये एक्सट्रीम पॉइंट ए है और ये बी है, तो इसकी जो लेंथ की मेज़रमेंट है वो कैसे करते हैं? दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं और यही लेंथ एपर्चर की लंबाई है। द डिस्टेंस or the length between the two extreme end of the given mirror through which the reflection is taking place is called aperture। अगर मान लीजिए ये पूरा पोर्शन मिरर आपका बड़ा सा है, लेकिन आप पूरे पोर्शन को यूज़ नहीं करके एक बहुत छोटे पोर्शन का यूज़ कर रहे हैं एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए डैश और ये बी डैश। सो मिरर का जितना ही पोर्शन आप यूज़ कर रहे हैं वही उसका एपर्चर कहलाएगा। जितना ही सरफेस आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं वही उसका एपर्चर कहलाएगा। और लेंथ मेज़र करने के लिए दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए और उस लाइन की मेज़रमेंट ले लीजिए, वही लेंथ ऑफ द गिवन एपर्चर हो जाती है। ओके, सो यही पोर्शन अगर कॉन्वेक्स के लिए भी आप लीजिएगा तो सेम वही होगा कि जितना पोर्शन या पूरा पोर्शन भी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सो अगर पूरा चाहते हैं पूरा ले लीजिए, और अगर चाहते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से नहीं लेकर, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन ही लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए डैश बी डैश, तो ये जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है जिसके बीच में आप रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये देखिए ए और बी डैश के अंदर आप रिफ्लेक्शन ले रहे हैं या उस पॉइंट तक ले रहे हैं, तो वही पोर्शन उस मिरर का जिससे रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पा रहा है या उसको आप कंसीडर कर रहे हैं, उसी पोर्शन को एपर्चर कहते हैं। ओके, सो एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने पूरे लेक्चर में सिर्फ फोकस कहा है। बहुत सारी जगह इसे प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है या बोला जाता है या लिखा भी जाता है, प्रिंसिपल फोकस। सो आप फोकस बोलें या प्रिंसिपल फोकस बोलें, फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस हो या फोकस एक ही बात है।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा प्लेन मिरर के लिए। देखिए क्या था, रे इंसिडेंट हुई किसी दिए हुए पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर और ऐसे निकल गई, ओके, यानी रिफ्लेक्ट होके निकल गई। सो अगर नॉर्मल जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है वहाँ खींचा जाता है तो ये एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। क्या ये कर्व्ड मिरर के केस में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड मिरर के केस में भी यानी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर के केस में भी बिल्कुल वैलिड है और वो आप बिना हेजिटेशन यूज़ कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं। ये रहा हमारा कनकेव मिरर, ओके, और ये रहा हमारा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सॉरी इतना नज़दीक नहीं बनाइए, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। मान लीजिए कि कोई रे पैरेलली इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के दिए हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और रिटर्न आ जाती है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से क्रॉस कर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर टच करते हुए निकलती है, ओके। अब आपको पता करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल और ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है उस दोनों के बीच में एंगल का रिलेशन कैसे लेकर जाएं। यही केस कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। सो आपको यहाँ भी कैसे पता करना है, चलिए ये रहा आपका फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऐसे जा रही है तो वो कुछ ऐसे निकल जाती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाती है, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपका फोकस पे चला गया। अब क्लियरली एक चीज़ समझ लीजिए कि अभी मैंने बताया था कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए अगर दिए हुए सरफेस को टच करे स्फेयर के तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इज दैट क्लियर? और याद रखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दिए हुए पोर्शन पर उस दिए हुए पॉइंट से जहाँ से वो लाइन गुजर रही है उस पर परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा इस बात को कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पॉइंट से होकर गुजर रही है उस पॉइंट पर वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस इंसिडेंट पॉइंट पर ऐसे एक लाइन खींच दें तो क्या हो गया, इस पॉइंट पर वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो गया। इज दैट क्लियर? देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चूंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। एक लाइन ऐसे गुजरेगी जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होकर गुजर रही होगी, ऐसा तो जाएगी नहीं। सो आपको क्या करना है, ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाए। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाए तो जिस पोर्शन पर वो टच करेगी, जिस पॉइंट पर, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेगी और जो लाइन 90 डिग्री के एंगल पर किसी सरफेस पर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इज दैट क्लियर? नाउ आपने प्लेन मिरर के केस में देखा था, मैंने बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो वो वैसे ही उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। देयरफॉर यहाँ भी इस केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई अगर जा रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे वो कनकेव मिरर का हो या कॉन्वेक्स मिरर का हो
उस पर अगर वो जाके टच करती है तो वो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। क्लियर? नाउ यहाँ भी वही केस होगा, ये तो क्रॉस करके उस पर नहीं जाएगी बट यहाँ से टकराएगी और वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रे नॉर्मली किसी सरफेस पे फॉल करती है उसी पाथ पर जिस पर आ रही थी उसी के अलोंग फिर रिटर्न हो जाती है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के केस में नहीं बल्कि कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वैलिड है, और जैसे यहाँ यूज़ करते हैं वैसे यहाँ भी यूज़ करना है। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कुछ रूल्स पे। कौन से रूल्स? रूल्स जिससे इमेज के फॉर्मेशन में हमें हेल्प मिलेगी। रूल्स फॉर obtaining image by a spherical mirror। ओके, सो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का है आपके? 2 टाइप का है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कनकेव मिरर का केस। इन केस ऑफ कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, पहला केस हम यहाँ देख लेते हैं। टोटल इसमें 4 रूल्स हैं, उन चारों को एक एक करके छोटे छोटे फॉर्मेट में फिगर बनाकर देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है, ये हमारा पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है कनकेव मिरर पर तो वो कहाँ से पास कर जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद? वो फोकस से निकल जाएगी। सो पहला रूल, व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अपॉन द कनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स थ्रू द फोकस। पहला। दूसरा क्या है कि अगर कोई कनकेव मिरर आपने लिया, ठीक है, और उसका ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देन अगर उसके फोकस से कोई रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा रही है फोकस से होकर, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ लीजिए इस बात को, अगर वो फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही है किस पर? कनकेव मिरर पर, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी वो। ठीक इसका उल्टा, अपोजिट, यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस कर जा रही थी। यहाँ कैसे हो रही है? यहाँ फोकस से होकर इंसिडेंट हो रही थी, तो रिटर्न कैसे हो रही है? बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या इसमें ये नहीं है पॉसिबल? ये भी पॉसिबल है कि नीचे यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस भी आसानी से आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस वो वहीं से करेगी। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल अभी जस्ट डिस्कस किया है मैंने, बट उसको थोड़ा आप फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई रे, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इंसिडेंट करेगी कहाँ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कनकेव मिरर पे, तो वो जस्ट उसी पाथ पर रिट्रेस करके वापस आ जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी ऑन द सेम पाथ। कारण क्लियर है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलने वाली लाइन कहाँ? कनकेव मिरर के सरफेस पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जब कोई रे फॉल करती है तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। सो दिस इज द केस आउट हेयर। सो यहाँ
जस्ट अपोजिट भी पॉसिबल है, इस साइड से भी जा सकती है और उसी पाथ पर वापस आएगी। ओके, नाउ फोर्थ वन, ये रहा आपका कनकेव मिरर। यहाँ बोल रहा है कि अगर पोल पर यानी इस पॉइंट पर अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस उतने ही एंगल से वो वापस चली जाएगी यानी रिटर्न हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंस का, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल रिफ्लेक्शन का बन रहा है दोनों इक्वल होना चाहिए। सो ये क्या हो गया, कनकेव या कन्वर्जिंग मिरर के केस में हो गया। आइए फटाफट देख लें हम लोग कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर का भी केस है। तो ऐसा ही बस आपको समझना है ताकि न्यूमेरिकल्स को बनाने में आपके साथ कोई परेशानी ना हो। ठीक है, लीजिए क्या है, हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। ओके, सो फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपको यूज़ तो ऐसे करना है ना, जब आपको इनसाइड पार्ट पॉलिश कर लेना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसका दूसरी ही तरफ है। ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। याद रखिएगा कि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड यानी दूसरी साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ यहाँ जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करती है वो कुछ ऐसे निकलती है कि अगर उसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करें तो वो फोकस पर जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, सो जैसे वहाँ पर देखा आपने कनकेव मिरर के केस में, ठीक वैसा ही हो रहा है, बस इसका पोर्शन थोड़ा सा अलग अलग है। ओके, सो रे को खींचने में ऑलवेज केयरफुल रहा कीजिएगा। सो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रही है, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किए, वो फोकस पर जाकर मीट कर गई। नाउ दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जस्ट इसका रिवर्स होगा। ओके, यानी अपोजिट। सो यहाँ ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ ये क्यों कह रहा है कि अगर कोई रे फोकस की तरफ प्रोजेक्ट होती हुई नज़र आए, ठीक है, ये देख लीजिए फोकस की तरफ प्रोजेक्ट होती हुई नज़र आए तो क्या होगा, वो कैसे रिटर्न होगी रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इंसिडेंट हो रही है, फोकस की तरफ प्रोजेक्शन है उसका, और जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। चाहे वो आप जिस साइड से भी लेंगे आपको वैसे ही लेना है। ठीक है, जो फोकस की तरफ प्रोजेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी, उससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाना है। ओके, सो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी सेम वैसे ही है जैसे कि कनकेव मिरर के केस में होता है। ओके, नाउ आप देख लीजिए कि ये क्या है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड दिस इज पोल। बोल रहा है कि अगर कोई रे ऐसा लगे कि वो इंसिडेंट हो रही है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ तो वो कहाँ रिटर्न हो जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट हो रही है तो वो किधर चली जाएगी, वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। सेम वही मेथड है कि अगर नॉर्मल के अलोंग कोई रे आ रही है तो उसी पर वापस उसी लाइन पर चली जाती है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है कि अगर ये रहा हमारा कन्वेक्स, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर, ओके, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल वो बनाएगी
व्हेन इट इज़ इंसिडेंट अपॉन, तो वो एंगल इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, यानी पोल पर इंसिडेंट होने वाली जो रे है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो ये चारों पॉइंट हो गए इस केस में। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कि वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के जो अलग अलग टाइप्स हैं थ्रू कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर, उन सभी टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।